नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके YouTube चैनल केडी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान के अनुच्छेद, जो आज हम चर्चा करेंगे संविधान के भाग 1 में आने वाले अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो सबसे पहले हम जानेंगे संविधान के भाग 1 में क्या है। संविधान के भाग 1 में है आपका संघ और उसके क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक विस्तारित है। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया, जो कि भारत है, यानी इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। राज्यों का एक संघ है और किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। होने का अधिकार नहीं है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इसमें एक तो देश का नाम जो होगा, देश का नाम इंडिया या भारत होगा, और दूसरा कहा गया है इसमें शासन का स्वरूप क्या होगा। शासन का स्वरूप होगा आपका, ये आपका संघात्मक व्यवस्था, जो कि राज्यों से मिलकर एक संघ का निर्माण होगा और संघ के पास पूरी शक्तियाँ होंगी। जो संघात्मक व्यवस्था है वह हमारे देश में कनाडा से ली गई है। तो पहले हम बात करते हैं राज्य क्षेत्र। भारत के जो अनुच्छेद 1 में जो राज्य क्षेत्रों की जो बात कर रहे हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। वो होते हैं 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे। पहला जो क्षेत्र होता है वो तो होगा आपका राज्य क्षेत्र, दूसरा होगा आपका यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा जो होगा वो होगा अर्जित क्षेत्र। यह 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे। राज्य क्षेत्र में राज्यों की बात करते हैं, और यूनियन टेरिटरी जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, और तीसरा आता है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र बोले तो जिनको हम अर्जित करते हैं या नए राज्य जो भी गठित होंगे वो कहलाएंगे अर्जित क्षेत्र, या जो हमारे भारत के हिस्से नहीं हैं वो जो क्षेत्र हैं वो कहलाएंगे, बाद में भारत में शामिल हो जाएंगे, वह कहलाएंगे अर्जित क्षेत्र। तो सबसे पहले अभी बात करेंगे हम संघात्मक व्यवस्था कैसी है भारत में। संघात्मक व्यवस्था या संघीय व्यवस्था, जो आपका संघ होगा, भारत में जो संघात्मक व्यवस्था ली गई है वह ली गई है कनाडा से, जहाँ की क्या होता है कि सारी शक्तियाँ संघ के पास होती है, और संघ के बाद संघ शक्ति प्रदान करता है राज्यों को। जैसे मान लो यह राज्य हैं, इन राज्यों को जो शक्ति प्रदान करता है वह संघ प्रदान करता है। तो इसमें जो प्रभुत्ता होगी वो किसकी होगी? संघ की होगी। और यही व्यवस्था हमारे देश में मुख्यतः अपनाई गई है। बाकी इसके विपरीत आपने देखा होगा अमेरिका में जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, वह इस प्रकार से है कि ये राज्य हैं, अमेरिका आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ राज्य संघ को शक्ति प्रदान करते हैं। उसके बाद यह व्यवस्था इस प्रकार से चलती है। अतः हमने कुछ हद तक हमारे पास यह व्यवस्था भी है और कुछ हद तक हमारे पास यह व्यवस्था भी है। तो
जो कि संविधान के अनुच्छेद 1 में है। उसके बाद बात करेंगे हम अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में कहा गया कि संसद को नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का अधिकार है। स्थापना का अधिकार दिया गया है। अधिकार है। नए राज्यों के प्रवेश का अर्थ, नए राज्यों के प्रवेश का अर्थ, नए राज्यों के प्रवेश का अर्थ मतलब है जो पहले से भारत का हिस्सा ना हो या भारतीय संघ का हिस्सा ना हो, जो पहले से भारत का हिस्सा ना हो उनकी स्थापना कर सकता है। और दूसरा आपका स्थापना से मतलब है जो पहले से राज्य ना हो, राज्य न हो तो उनकी भी स्थापना संसद द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार का एक उदाहरण आपको पता है, सिक्किम की बात करते हैं हम। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1974 में इसे एक सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया और इसे रखा गया, एक आर्टिकल बनाया गया अनुच्छेद 2A और इसके अंतर्गत इसे रखा गया। इससे पहले किस प्रकार का राज्य बनाया गया? सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद अगले ही वर्ष 36वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। और ऐसे ही आपको पता है दादर नागर हवेली, गोवा, पांडिचेरी, ऐसे ही उदाहरण है आपका दादर नागर हवेली, गोवा, पुदुचेरी या बोल सकते हैं पांडिचेरी, ये सब इसी के उदाहरण हैं। तो ये था आपका अनुच्छेद 2। उसके बाद बात करेंगे हम अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि संसद विधि बनाकर राज्यों का या भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। तो यह राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है, अनुच्छेद 3 यह कहता है। अब राज्यों का पुनर्गठन से क्या अर्थ है? पुनर्गठन जो राज्यों का होगा वह 5 प्रकार से किया जा सकता है। पहला आपका कि नए राज्यों का निर्माण, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। जितने भी नए राज्य हैं उनका निर्माण संसद द्वारा किया जाता है। दूसरा आता है कि राज्यों के क्षेत्रों में कमी भी कर सकता है। राज्यों के जो क्षेत्र हैं उसको कम भी कर सकता है तो बढ़ा भी सकता है। राज्यों के क्षेत्रों को बढ़ा भी सकता है। और यह कह सकते हैं
कि जो चौथा पॉइंट आएगा कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन भी संसद द्वारा किया जाता है या किया जा सकता है। और पांचवा आता है आपका जो कि राज्यों का नाम परिवर्तन। राज्यों का नाम परिवर्तन यह आपका राज्य पुनर्गठन का पांचवा जो तथ्य है कि किसी राज्य का नाम बदल देना। जैसे आपका उत्तराखंड जो कि उत्तरांचल था पहले, बाद में उत्तराखंड बना, तो इस प्रकार से यह कर सकता है। हालांकि बाद में पांचवा संविधान संशोधन आया, जिसके तहत पांचवें संविधान संशोधन के तहत 1955 में कुछ शक्तियाँ जोड़ी गई थी। पांचवा संविधान संशोधन था 1955। उसमें जो शक्तियाँ जोड़ी गई थी वह इस प्रकार से थी कि पहला आपका जो थी आपका कि राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति या सहमति की आवश्यकता है राज्यों का पुनर्गठन करने में। राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति या कह सकते हैं अनुमति जरूरी या आवश्यक। दूसरा, जो राज्य, अब जिन राज्यों में जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन राज्यों से यह राय भी ली जानी। प्रभावित जो क्षेत्र हैं या प्रभावित राज्यों से राय लेना भी जरूरी है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह राय संसद द्वारा मान्य हो, लेकिन वह फिर भी राय ली जाती है। तीसरा, जब राय ले लिया तो उसके बाद राय लेने के बाद जब परिवर्तन किया जाए तो उसके बाद कह सकते हैं राय लेने के बाद यदि परिवर्तन किया गया, राय लेने के बाद परिवर्तन के बाद उसमें परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो लास्ट है वह आपका कि केंद्र शासित प्रदेशों से इस प्रकार की कोई भी राय नहीं ली जाएगी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश हैं वह खुद ही केंद्र द्वारा शासित होते हैं। स्पष्टीकरण, तो केंद्र शासित प्रदेशों से यूटी से कोई राय नहीं ली जाएगी। यूटी से कोई राय नहीं ली जाएगी, केंद्र शासित प्रदेशों से कोई भी राय नहीं ली जाएगी, क्योंकि यह केंद्र द्वारा शासित है। उसके बाद बात करेंगे हम अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है, यह अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 को और 3 को लागू करने में संसद विधि द्वारा इसे लागू करता है, लेकिन इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन इसे यह संविधान संशोधन द्वारा संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं होगा। और संविधान संशोधन के तहत नहीं होगा तो यह कह सकते हैं कि इसे आर्टिकल, संविधान संशोधन आपको पता है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत है, अतः इसे इसके अंतर्गत नहीं माना जाएगा। क्योंकि यदि अनुच्छेद 2-3 का प्रयोग होगा तो इसके तहत अनुसूची 1 में, जिसमें कि राज्य और उसके क्षेत्र हैं, उसमें भी परिवर्तन होगा। और दूसरा, जब राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन होगा तो उसके बाद अनुसूची 4 में भी परिवर्तन होगा, जिसमें आपका बताया गया है कि राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व इन दोनों में। क्योंकि फिर जब क्षेत्र का गठन हो जाएगा या क्षेत्र में कम ज़्यादा हो जाएगा, किसी का क्षेत्र कहाँ या कम करना या ज़्यादा करना हो जाएगा, तो वहाँ की सीटों का भी, या विधानसभा हो चाहे या लोकसभा हो, किसी भी सीटों का जो कि बंटवारा भी निश्चित होना तय है। अतः आपका इसमें भी संशोधन लाना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने के 2 निर्णय आए थे। एक आपका
1967 में और एक 1969 में। 1968 का था जब, वह आपका मंगल सिंह बनाम या वर्सेज कह सकते हैं आपका भारतीय संघ के तहत था। इसमें यह कहा गया कि संसद राज्यों के अंगों को समाप्त नहीं कर सकता। इसके तहत संसद राज्यों के अंगों को समाप्त नहीं कर सकता, राज्यों के अंग बोले तो कार्यपालिका, न्यायपालिका या कह सकते हैं विधानसभा, विधान परिषद, इसको समाप्त नहीं कर सकता। उसके बाद 1969 में एक और कानून आया जिसके तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विवाद निपटा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का, जो राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है वह उनके विवादों को निपटा सकता है। लेकिन विवाद तो निपटा सकता है, लेकिन उसे अपने क्षेत्र को विदेश को देने का अधिकार नहीं है। लेकिन राज्य क्षेत्र को विदेश को देने का अधिकार नहीं है। अतः कह सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में जो भी विवाद होंगे उनको सुलझा सकता है। लेकिन जब अगर यह कोई भारत का हिस्सा जो देना पड़े मान लो, तो वह अधिकार राज्यों को नहीं है। उसके बाद था एक मामला बेरूबरी जो मामला था, या बेरूबरी विवाद कह सकते हैं, यह भारत पाकिस्तान के बीच था। भारत और पाक के बीच 1958 में हुआ यह कि बेरूबरी क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान या कह सकते हैं बांग्लादेश, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था, यह देने का निर्णय लिया गया। बेरूबरी को पाक को देने का निर्णय लिया गया। अतः यह एक विवाद का कारण बना। जब यह विवाद का कारण बना तो उसके बाद राष्ट्रपति ने अनुच्छेद आर्टिकल 143 फर्स्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। अतः और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत तो यह संभव नहीं है। आर्टिकल 2 और 3 के तहत यह संभव नहीं है। अतः संशोधन लाना जरूरी है। बाद में 9वां संविधान संशोधन 1960 में लाया गया, जो कि बेरूबरी से संबंधित था। इस प्रकार से यह आपका 9वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बेरूबरी क्षेत्र से, या बोल सकते हैं बेरूबरी विवाद से। इस प्रकार ही वर्ष 1974 में एक भारत और बांग्लादेश के बीच भौगोलिक आदान प्रदान का एक मामला आया, यह समझौता हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। भौगोलिक क्षेत्र का आदान प्रदान। इसमें यह था कि जो बांग्लादेश और भारत की जब सीमा सही से निर्धारित नहीं थी, तो जो बांग्लादेश में जाना चाहते हैं या बांग्लादेश के सीमा से सटे हुए लोगों को वहाँ की नागरिकता दी जाए, और जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं या जो भारत की सीमा में आना चाहते हैं उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। तो यह मामला अभी 1 अगस्त 2015 में 100वां संविधान संशोधन, 100वां जो अमेंडमेंट है था दोबारा यह मामला आया और इसको पूरा स्पष्टीकरण दिया गया
और जो भारत बांग्लादेश का जो आदान प्रदान का जो बात कही गई थी वह 100वें संविधान संशोधन द्वारा पूरी हुई। तो ये था आपका आज का संविधान का भाग 1, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में संविधान की जो भाग 2 होगा, जिसमें नागरिकता संबंधित प्रावधान होगा, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।